Dear students, welcome to this last unit on chick development. आज बात करते हैं hen के एग और एग के डेवलपमेंट का। ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें मुर्गी का अंडा दिखाया गया है। इस अंडे को देखने से आपको पता है कि ये ओवल शेप का अंडा होता है। ये पॉलीलेसिथिल और टीलोलेसिथिल प्रकार का होता है। इसमें योक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए पॉलीलेसिथिल। और ये जो योक है वो एक तरफ पोल में इकट्ठा रहता है, इसलिए इसको टीलोलेसिथिल कहते हैं। योक इज़ कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द वेजिटल एंड। योक की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म है एक छोटे से एरिया तक सीमित रह जाता है, जिस एरिया को ब्लास्टोडिस्क या फिर जर्मिनल डिस्क कहते हैं। मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट इस्थमस में ये होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग पर डिफरेंट तरह के कवरिंग चढ़ाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एग फर्स्ट। तो मुर्गी का ये जो अंडाणु है या एग ओवम, ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और ये पॉलीलेसिथिल होता है। इस ओवम के एक तरफ एनिमल पोल होता है, जहाँ छोटा सा एरिया तक एनिमल पोल सीमित रहता है। इस छोटे से एरिया को जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है या जर्मिनल वेसिकल पाया जाता है और ओवम के ज़्यादातर पार्ट में योक प्रेजेंट रहता है। योक 2 प्रकार का होता है, वाइट और येलो। ओवम के बीच के पार्ट में जर्मिनल डिस्क के नीचे फ्लास्क के शेप की एक आकृति पाई जाती है, जिसमें वाइट योक पाया जाता है। इसे लैटेब्रा कहते हैं। इसके चारों तरफ येलो और वाइट योक की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑल्टरनेट रूप में अरेंज रहती है। लैटेब्रा का सबसे बाहरी पार्ट जो जर्मिनल डिस्क के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियस ऑफ पैंडर कहते हैं। पूरी योक सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इनमें से वाइट लाइन मेम्ब्रेन जोना रेडिएटा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस जोना रेडिएटा का डबल ओरिजिन होता है। जैसे इसका इंटरनल पार्ट जो मोटा और थिक फाइब्रल्स का बना रहता है, ये ओवरी द्वारा सिक्रीटेड रहता है और इसका बाहरी पार्ट जो थिन फाइब्रल्स का बना रहता है, ये ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये जो झिल्ली है, पीतक या योक तथा बाहर की ओर प्रेजेंट एल्बुमिन के बीच में वाटर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखती है। मतलब दिस मेम्ब्रेन मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस टुवर्ड्स बोथ द साइड्स। और केमिकल नेचर से अगर देखा जाए तो योक के अंदर वाटर, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन की। तो ये जो एग सेल है, इसकी वाइट लाइन मेम्ब्रेन के और शेल इसमें बाहर की तरफ पाई जाती है। तो वाइट लाइन मेम्ब्रेन और शेल के बीच का पार्ट एल्बुमिन से भरा रहता है। एग सेल की वाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब बाहर की ओर, डेंस गाढ़े जेल के जैसा एल्बुमिन की परत पाई जाती है। इसे कैलोजिफेरस लेयर कहते हैं। एग सेल के दोनों पोल्स की तरफ ये थिक एल्बुमिन की ऐंठी हुई एक रोप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कैलोजा कहते हैं। ये जो कैलोजा है, इसका काम रहता है कि ये एग के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखती है। ये ऐंठी हुई जो रोप्स का निर्माण प्रॉबेबली एग के रोटेशन के टाइम बनती है और इसकी वजह से ये जो एल्बुमिन है ये एकदम स्टेबल रहता है। अब शेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। तो एल्बुमिन के इस कवर के बाहर की तरफ और शेल के अंदर की तरफ 2 झिल्लियाँ
या शेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ये शेल मेम्ब्रेन्स केराटिन की बनी होती हैं और इनका सिक्रीशन ओविडक्ट के इस्थमस पार्ट से होता है। इन दोनों शेल मेम्ब्रेन्स के एक बाहरी कवरिंग और दूसरी इंटरनल कवरिंग कहलाती है। इनमें से बाहरी कवरिंग मोटी और स्टेबल होती है, जबकि इंटरनल मेम्ब्रेन पतली होती है। दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज सटी रहती हैं। केवल एग के जो एक तरफ का हिस्सा है, दोनों झिल्लियों के बीच एक चौड़ी सी कैविटी पाई जाती है। इसमें वायु भरी रहती है, जो एयर कैविटी कहते हैं। ये वायु एम्ब्रियो को रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब अगर एग फ्रेश होता है तो ये कैविटी बहुत छोटी होती है और जैसे जैसे एग पुराना होता जाता है कैविटी बढ़ती चली जाती है। मीन्स मोर एयर स्पेस फिल्स इनटू द एग। अब शेल के बारे में बात करते हैं तो एग के बाहर की तरफ एक बहुत कठोर शेल पाया जाता है। इसका सफ़ेद रंग होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना रहता है। पूरे एग शेल में छोटे छोटे मीन्स ऑलमोस्ट 0.04 से 0.05 mm डायमीटर के लगभग 7000 पोर्स पाए जाते हैं। शेल के इन पोर्स के अंदर प्रोटीन भरा रहता है और इन पोर्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये जो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का ये आवरण, इसका एक तो काम है कि ये सुरक्षा देता है और वो सारे एग जो इस तरह का आवरण रखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इन्हें क्लीडॉइक एग कहते हैं। इस तरह के एग का जो सिक्रीशन है ये यूट्रस में प्रेजेंट शेल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। क्लीडॉइक एग्स की कैपेबिलिटी ये होती है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं। इसी तरह के एग्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ और एग लेइंग मैमल्स में भी पाए जाते हैं और इन एग्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस पाई जाती है। ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक नेसेसिटीज़ को पूरा करती हैं। ये अंडे ज़मीन पे दिए जाते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए इन पे ये कठोर कवच पाया जाता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये है एग के अंदर पाए जाने वाला कंपोनेंट का एक सार कि यू फाइंड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल। ये सारा एग के अंदर पाया जाता है अलग अलग क्वांटिटी में। अब बात करते हैं चिक के एग के डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस अपन पहले जानते ही हैं कि डेवलपमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बनता है। जाइगोट के बनने के साथ ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज या विदलन पहला स्टेप होता है विच इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुलेशन होता है और फिर गैस्ट्रुलेशन होने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो यहाँ हम प्रोसीड करते हैं अपना पहले स्टेप से, जिसको क्लीवेज कहते हैं। मुर्गी का अंडा पॉलीलेसिथल होता है, इसलिए इसमें मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक बिकॉज अनइक्वल डिवीजन होता है सेल का बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ योक, और डिस्कॉइडल इसलिए कि ये जितना भी डिवीजन है दिस रिमेन्स लिमिटेड टू दैट जर्मिनल डिस्क। वो एनिमल पोल पे जो जर्मिनल डिस्क है केवल वहीं तक डिवीजन रहता है, क्योंकि बाकी तो योक के कारण आगे एग कटने से ही इनकार कर देता है। इस प्रकार का क्लीवेज एग में केवल एनिमल पोल, एक्टिव एनिमल पोल या जर्मिनल डिस्क तक रहता है और योक क्लीवेज के टाइम अनडिवाइडेड रहता है। ये जो अनइक्वल या हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, इसके कारण एक्टिव साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और ये डिवीजन अनइक्वल होता है। प्रत्येक विदलन के फलस्वरूप, मतलब हर क्लीवेज के बाद न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म केवल बीच में डिवाइड हो पाता है, एजेस उसके पृथक नहीं हो पाते हैं। यही नहीं बल्कि ये जो विदलन खांचे हैं जो इसको डिवाइड कर रही हैं, ये कंप्लीटली जर्मिनल डिस्क के बीच के पार्ट तक सीमित रहती हैं। इसीलिए जर्मिनल डिस्क के जो सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो पेरिफेरल सेल्स से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इस पेरिफेरल अनडिवाइडेड सेल्स को मार्जिनल जोन या पेरीब्लास्ट कहते हैं।
सो लेट्स बिगिन विथ क्लीवेज। सबसे पहला क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 3 घंटे बाद स्टार्ट होता है और ये मेरिडोनियल प्रकार का होता है। विदलन खांच जर्मिनल डिस्क के बीच में एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ बढ़ती है। यह विदलन खांच सुपरफिशियल होती है और ये जर्मिनल डिस्क की गहराई तक भी नहीं पहुंच सकती, इसीलिए जर्मिनल डिस्क 2 ब्लास्टोमेर में डिवाइडेड हो जाती है। यू कैन फॉलो ऑल दिस डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हियर। यहाँ से आप डिस्क्राइब जो कर रही हूँ आप देख सकते हैं। सो ये जो विदलन खांच है सुपरफिशियल होती है और ये जर्मिनल डिस्क की गहराई तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए जर्मिनल डिस्क 2 ब्लास्टोमेर्स में डिवाइड हो जाती है। पहले डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों ब्लास्टोमेर्स ऊपर से डिवाइडेड लगती हैं लेकिन नीचे से आपस में कंटिन्यूड रहती हैं। फर्स्ट क्लीवेज के परिणाम स्वरूप 2 इनकम्प्लीट ब्लास्टोमेर्स का निर्माण हो जाता है। सेकेंड क्लीवेज भी पहले क्लीवेज की तरह मेरिडोनियल होता है, लेकिन पहले क्लीवेज के राइट एंगल पे होता है। सेकेंड क्लीवेज पहले क्लीवेज की तरह ज़्यादा गहरा नहीं होकर के वो भी सुपरफिशियल होता है योग के प्रेजेंस की वजह से, और इसके परिणाम स्वरूप अब 4 ब्लास्टोमेर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप बी डायग्राम में देख रहे हैं। अभी सभी ब्लास्टोमेर्स की जो साइटोप्लाज्म है अनडिवाइडेड रहता है और कंटिन्यूस रहता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करे हैं। थर्ड डिवीजन वर्टिकल होता है। यह डिवीजन सेकंड डिवीजन के राइट एंगल पे होता है और फर्स्ट डिवीजन के पैरेलल होता है। थर्ड डिवीजन के रिजल्ट से 8 ब्लास्टोमेर्स बनती हैं। अब चौथा डिवीजन ये भी वर्टिकल होता है, लेकिन यह सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। मतलब अभी तक ब्लास्टोमेर्स लगभग एक सी साइज़ की बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ता जाता है ब्लास्टोमेर्स का साइज़ सेम नहीं रह पाता और इरेगुलरिटी बढ़ती जाती है, और यह हम कहते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो चौथे डिवीजन के बाद होने वाले सभी प्रकार के जो डिविजन्स हैं या क्लीवेज हैं इरेगुलर हो जाते हैं और सेंट्रल और पेरिफेरल सेल्स स्पष्ट रूप से अलग हो जाती हैं। चौथे विदलन के रिजल्ट के स्वरूप 8 छोटे साइज़ की सेंट्रल सेल्स बनती हैं और 8 बड़े साइज़ की पेरिफेरल ब्लास्टोमेर्स का निर्माण हो जाता है। ये जो सेंट्रल ब्लास्टोमेर्स हैं इनके बीच में एक कैविटी होती है जिसकी निश्चित सीमाएं या लिमिट होती है। पेरिफेरल ब्लास्टोमेर्स पेरिफेरली लोकेटेड रहती हैं और इनकी जो आउटर लिमिट्स हैं वो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं रहती। ये सेल्स अनडिवाइडेड पेरीब्लास्ट तथा पेरीब्लास्ट बनाती हैं और ये योग से कंटिन्यूस रहती हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस, इस पूरे डायग्राम के लास्ट में देखिए कैसे एक सेल्स का गुच्छा बीच में बन चुका है। ये सारा सेल्स आगे जा कर के मॉड्यूला में बदल जाएगा। दिस इज़ हाउ क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस। पहला क्लीवेज मेरिडोनियल, सेकंड क्लीवेज भी मेरिडोनियल लेकिन पहले क्लीवेज के राइट एंगल पे, थर्ड क्लीवेज वर्टिकल होता है और फोर्थ क्लीवेज भी वर्टिकल होता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे क्लीवेजेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिंक्रोनाइजेशन खोता जाता है या सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट एंड इरेगुलर सेल फॉर्मेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस। ऑल द सेल्स विच आर सेंट्रली लोकेटेड वो डिफाइंड रहती हैं, वो सेंट्रल सेल्स बनाती हैं, और मार्जिनल सेल्स या पेरिफेरल सेल्स की लिमिट साइटोप्लाज्म की वजह से या योग की वजह से लिमिट नहीं लगा पाती। एंड हियर वी कम अक्रॉस द लास्ट डायग्राम जहाँ पे एक सेल्स का मास है जो आगे जाके मॉड्यूला में बदल जाएगा। सो आफ्टर क्लीवेज ब्लास्टुलेशन टेक्स प्लेस। ये है प्रोसेस जिसकी वजह से ब्लास्टुलेशन हो रहा है। विदलन के परिणाम स्वरूप जब एम्ब्रियो में 32 सेल स्टेज आ जाती है तो अगला डिवीजन अब हॉरिजॉन्टल होता है। इस प्रकार के क्लीवेज से एक मल्टी लेयर्ड ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो जाता है।
एम्ब्रियो की इस अवस्था को मॉर्यूला कहते हैं। सो आफ्टर ऑल दीज स्टेजेस एक मल्टी लेयर्ड सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड, जिसको मॉर्यूला कहते हैं। आफ्टर मॉर्यूला ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि मॉर्यूला में जब एक कैविटी बन जाती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, तब हम उसको ब्लास्टुला कह देते हैं और उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। सो नाउ ब्लास्टुलेशन स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे सेंट्रल सेल्स और योक के बीच एक कैविटी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। इस कैविटी को सबजर्मिनल कैविटी कहते हैं। इस सबजर्मिनल कैविटी का डेवलपमेंट योक के डिसइंटीग्रेशन के कारण होता है, मीन्स योक इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट। यह कैविटी ब्लास्टोडर्म को उसके नीचे प्रेजेंट योक से अलग कर देती है। मार्जिनल सेल्स योक को ऊपर से ढके रहती हैं। ब्लास्टोडर्म की सेल्स पूरी तरह से आउटर लिमिट के साथ होती हैं, मतलब इनके मार्जिन्स डिफाइंड रहते हैं, जो डिवाइड करके ब्लास्टोडर्म को 4 से 5 लेयर्ड बनाती हैं। सेंट्रल सेल्स का जो नीचे का पोर्शन होता है वो अनडिफाइंड सेल्स वाली कोशिकाओं का बना रहता है, सेंट्रल पेरीब्लास्ट कहलाता है। इसी तरह ये जो मार्जिनल सेल्स जो योक के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनको मार्जिनल पेरीब्लास्ट कहते हैं। द सेंट्रल सेल्स फॉर्म मार्जिनल सेल्स एंड द पेरिफेरल सेल्स अगेन फॉर्म मार्जिनल पेरीब्लास्ट। इनके अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं ये सेल्स। ये पेरीब्लास्ट मतलब जिसमें दोनों सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों तरह के सेल्स हैं, ये योक के डाइजेशन का काम करती हैं और डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ब्लास्टोडर्म के ठीक सेंटर वाला हिस्सा जो सबजर्मिनल कैविटी के ऊपर की ओर होता है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, और यही सेल्स आगे चल के प्रॉपर एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। इस एरिया की सेल्स अब धीरे धीरे अलग होने लग जाती हैं। छोटे आकार की कम योक वाली सेल्स, मतलब कम योक वाली छोटी ब्लास्टोमियर्स या माइक्रोमियर्स सुपरफिशियल लेयर एपिब्लास्ट का निर्माण करती हैं, और बड़े आकार की योक लेडन ब्लास्टोमियर्स जो सबजर्मिनल कैविटी की तरफ होती हैं, आपस में मिलकर के हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। दैट मीन्स माइक्रोमियर्स तो एपिब्लास्ट बनाती हैं एंड मैक्रोमियर्स हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के ठीक बीच में अब एक ब्लास्टोसील बनती है। एपिब्लास्ट पे जो एक्टोडर्म और हाइपोब्लास्ट का एंडोडर्म, ये पूरी तरह से इन लेयर्स को कवर कर देता है। यह क्रिया डीलैमिनेशन प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होती है। इस प्रकार क्लीवेज के बाद जर्मिनल डिस्क एक ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है और इसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। Why we call it discoblastula? Because this all division remains limited to that central disc, इसलिए इसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। यदि इस ब्लास्टुला स्टेज में हम ऊपर से हम इसको देखें तो इसमें 2 एरियाज डिफाइंड होंगे, एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक एरिया दिखाई देगा। एक तो ये ब्लास्टोमेयर के सेंट्रल पार्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें छोटी और योकलेस ब्लास्टोमेयर्स पाई जाएंगी। इसे एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं। मतलब द सेंट्रल एरिया इन विच माइक्रोमियर्स आर फाउंड, दिस इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, जिसको एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं। और इस एरिया के नीचे ब्लास्टोसील होती है। दूसरा वो एरिया होता है जो पेरिफेरल होता है। इस पार्ट में बड़ी ब्लास्टोमियर्स या मैक्रोमियर्स पाई जाती हैं, इसको एरिया ओपेका कहा जाता है। इस अवस्था में आफ्टर ऑल दिस मुर्गी अंडे को बॉडी से बाहर निकालती है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका, मतलब सारे क्लीवेज डिविजन्स होने के बाद, मॉर्यूला बनने के बाद, ब्लास्टुला जब बन जाता है तब एग इज लेड। नाउ वी टॉक अबाउट फेट मैप। फेट मैप एक वो डायग्राम है
एग या ब्लास्टुला का, जहाँ पे हर एक ब्लास्टोमेयर का फेट या इनका हश्र निर्धारित दिखता है। फेट मैप्स वो एसेंशियल टूल हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर एक पर्टिकुलर सेल या ब्लास्टोमियर लार्वल या एडल्ट स्ट्रक्चर में कौन सा हिस्सा बनाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन फेट मैप द्वारा दी जाती है। ये फेट मैप का एनालिसिस हर ब्लास्टोमेयर के द्वारा किया जाता है और ये हर क्लीवेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर क्लीवेज के बाद फेट मैप का एनालिसिस किया जाता है। एंड द स्टडी विच डील्स विथ दिस टाइप ऑफ रीजन इज नोन एज साइटोजेनी या सेल लीनिएज स्टडीज़ को कहते हैं। ये जो फेट मैप का कंस्ट्रक्शन है, दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेन्स, जिनको वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। कार्बन पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव थायमिडिन द्वारा स्टेन बनाए जाते हैं और इन सारे स्टेन बनने पर हम देखते हैं दिस इज़ द फेट मैप। ये है किसी मुर्गी का फेट मैप। इस फेट मैप में दो एरिया स्पष्ट हैं, एक ट्रांसपेरेंट जिसको एरिया पेल्यूसिडा कहा गया है और एक नॉट ट्रांसपेरेंट जो एरिया ओपेका कहते हैं। इनमें से जो ओपेक एरिया है वो एम्ब्रियो के निर्माण से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता, या हम कह सकते हैं यह एरिया ओपेका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, बल्कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एरिया वैस्कुलोसा का निर्माण करता है। जबकि एरिया पेल्यूसिडा ये इसकी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट एरियाज का निर्माण करती हैं, जो इस प्रकार होता है। इस एरिया में एपीब्लास्ट का प्रॉक्सिमल 2/3 पार्ट प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म बनाता है। इस प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म का ज़्यादातर पार्ट प्रिजम्प्टिव एपिडर्मिस और एडिशनल या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण करता है। एक्टोडर्म एरिया का पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर पार्ट प्रिजम्प्टिव न्यूरल एरिया का निर्माण करता है। न्यूरल एरिया के ठीक पीछे का पार्ट प्रिजम्प्टिव नोटोकॉर्डल एरिया बनाता है। नोटोकॉर्डल एरिया के पीछे वाला भाग प्रीकॉर्डल मेसोडर्म का निर्माण करता है और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म की दोनों तरफ के मतलब साइड्स के पेरिफेरल लेटरल एरियाज ये मेसोडर्मल प्लेट का निर्माण करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द एम्ब्रियो विल फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें तो और ज़्यादा स्ट्रक्चर बता रखे हैं, कहाँ से हार्ट, यूनरी ट्रैक, स्मूथ मसल, ब्लड टिश्यू, एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म, ये सारा फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज शोन बाय द फेट मैप। एपीब्लास्ट की सेल्स ऑर्गेनाइज करती हैं नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम के आसपास। न्यूरल एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में और एंटीरियर साइड फेस करता है। एंटीरियर साइड की सेल्स एपीब्लास्ट और एक्टोडर्म, जबकि पोस्टीरियर साइड की सेल्स मेसोडर्म बनाती हैं। एंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट इस तरह से आगे जाके निर्माण होते हैं। So this was the fate of different blastomeres या different regions when we look at the fate map. ये सारा प्रोसेस होने के बाद there is another important process जिसको हम कहते हैं gastrulation. So ये gastrulation actually ये एक मोनोब्लास्टिक एग को ट्रिप्टोब्लास्टिक गैस्ट्रुला में बदलने वाला प्रोसेस है। गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा 3 लेयर्स मतलब एक्टो, एंडो और मेसोडर्म का निर्माण होता है। गैस्ट्रुलेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन होती है एंड organogenesis later on takes place. So the whole area of gastrulation will be explained in the next chapter. Today we finished only with the structure of the egg and the developmental pattern. तो हमने ये इसको एक शॉर्ट रिविजन करते हैं तो मुर्गी का अंडा ओवल शेप होता है, पॉलीलेसिथल और टीलोलेसिथल होता है।
इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स पाए जाते हैं और ये मुर्गी के अंडे के अंदर रिच कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एट्सेट्रा के अलग अलग रेशियोज पाए जाते हैं। जैसे ही फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का या डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, वैसे ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज पूरी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लीवेज तक सिंक्रोनाइज पोजीशन रहती है। जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे सिंक्रोनी लूज होती है और इरेगुलर शेप्ड सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स इस फॉर्म, जिसको मोरुला कहते हैं। मोरुला के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से एक पतली लेयर एपीब्लास्ट ऊपर की तरफ और एक लोअर लेयर हाइपोब्लास्ट बनती है। बीच में ब्लास्टोसील कवर कर ली जाती है और अब मोरुला बन जाता है ब्लास्टुला। आफ्टर दिस ब्लास्टुला फॉर्मेशन वी ऑल्सो सॉ व्हाट वर फेट मैप्स। फेट मैप जिसमें ब्लास्टुला के अंदर प्रेजेंट हर एक ब्लास्टोमियर का फेट जो डिसाइडेड होता है उसके बारे में दर्शाया जाता है और कन्विंसिंगली बात की जाती है। And then we come across the process of gastrulation, which will be dealt with in the next chapter या in the next video. Thank you.